के सर ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम 10/12/2019 के शाम वाले शिफ्ट 3 से 4 में जो बेल्ट्रॉन के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था उन्हीं क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का रहा होगा। तो चलिए, पहला है MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक साझा करते समय आप परिवर्तन इतिहास नहीं रखना चाहते हैं, आप इसे कहां से सक्षम कर सकते हैं। तो अगर आप वर्कबुक शेयर कर रहे हैं और इसका कोई भी प्रकार की हिस्ट्री आप नहीं रखना चाहते हैं तो इसे कहां से मैनेज करेंगे। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ओपन वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में एडवांस टैब, प्रोटेक्ट वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में एडवांस टैब, शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में एडवांस टैब या शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में एडिटिंग टैब। इसका सही जवाब तो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए, इसको मैनुअली भी चेक करते हैं। तो हम MS एक्सेल में गए, कह रहा है कि एक्सेल 2016 में वर्कबुक साझा करते समय, तो जब भी साझा होगा तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, रिव्यू टैब में। अब यहाँ पे देखिए, साझा का मतलब क्या हो गया, शेयर वर्कबुक। तो शेयर वर्कबुक जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक एडवांस टैब होगा, तो यहाँ पे एडवांस टैब में जाके ठीक है, यहाँ डोंट कीप चेंजिंग हिस्ट्री पर अगर आप टिक लगा दीजिएगा तो शेयरिंग का किसी प्रकार की जो है सो हिस्ट्री आपको नहीं रखा जाएगा एक्सेल के तरफ से। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2 है MS एक्सेल में Alt+A दबाने से डैश होता है, फॉर्मूला टैब या व्यू टैब या रिव्यू टैब या डेटा टैब, क्या ओपन होगा Alt+A से। तो देखिए, ये आपको याद रखना होगा कि जितने भी टैब है इनके शॉर्ट की क्या होगा। ठीक है, तो इनके जो भी टैब आप देख रहे हैं इनका शॉर्ट की क्या होगा। इसका बहुत आसान तरीका है, आप कीबोर्ड से क्या करिए, एक बार Alt दबा के छोड़ दीजिए। जैसे ही कीबोर्ड से आप Alt दबा के छोड़िएगा, आप देखिएगा, Alt दबा के छोड़िएगा तो आप देखिएगा हर एक टैब के सामने उसका एक अल्फाबेट खुलेगा। जैसे फाइल के लिए F, होम के लिए H, इंसर्ट के लिए N, पेज लेआउट के लिए P, फॉर्मूला के लिए M, डेटा के लिए A, रिव्यू के लिए R, व्यू के लिए W, हेल्प के लिए Y और पावर पॉइंट के लिए B। ये आपको ऑप्शन से दिख रहा होगा, मतलब एक करेक्टर दिख रहा होगा जो हर एक टैब के सामने ब्लैक बॉक्स में ये दिख रहा होगा आपको। ये कैसे आएगा, तो अगर हम कीबोर्ड से एक बार Alt दबा दें तो ये सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिक टैब के नीचे ये खुल जाएगा कि कौन से टैब के लिए आपको कौन से करेक्टर कीबोर्ड से प्रेस करने हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में Alt+A। ठीक है, तो Alt+A, तो यहाँ पे हम जैसे Alt के साथ A दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे डेटा टैब क्या हो चुका, एक्टिव हो चुका। कौन सा टैब एक्टिव हुआ, तो देखिएगा, तो यहाँ पे डेटा टैब एक्टिव हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि Alt+A से कौन सा टैब एक्टिव होगा, तो डेटा टैब। और Alt दबाइएगा तो यहाँ पे देखिए डेटा टैब के सामने A लिखा हुआ है ना। बाकी टैब को आप याद कर लीजिए, इसको पकड़ के घोर के पी जाइएगा, क्योंकि गारंटी इससे एक सवाल तो आना ही आना है कि कौन से टैब के लिए Alt के साथ क्या दबाएंगे। या ये भी पूछ सकता है कि Alt के साथ, जैसे मान Alt के साथ बता दिया कि Y दबाएंगे तो क्या खुलेगा। इस प्रकार के ऑप्शंस आने की संभावना रहता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डेटा टैब। क्वेश्चन नंबर 3 है MS वर्ड में Ctrl+P को Ctrl+P डैश को खोलता है, तो Ctrl+P का शॉर्ट की क्या होगा, संरेखन डायलॉग बॉक्स, संरेखित पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, प्रेफरेंस सेटिंग या प्रिंट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो Ctrl+P का काम क्या होता है, यहाँ पे P से पेस्ट मत समझ लीजिएगा, Ctrl+P का काम होता है प्रिंट के लिए, समझ गए ना। तो जब हम Ctrl+P दबाएंगे तो हमें कौन सा डायलॉग बॉक्स खुल के सामने आएगा, तो Ctrl+P दबाने से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर आप वर्ड में जाते हैं और यहाँ पे Ctrl+P दबाते हैं, समझ गए, वर्ड में जाकर क्या दबाता है, Ctrl+P, तो देखिएगा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स है वो आपका ओपन हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 है MS वर्ड में Ctrl+K दबाने पर डैश होता है, एक न्यू विंडो खोलेगा, इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलें, पैराग्राफ को एडिटिंग करें या पैराग्राफ को इंडेंट करें या चयनित पार्ट डिलीट करें। तो Ctrl+K से क्या होता है, इंसर्ट हाइपरलिंक जो है डायलॉग बॉक्स खुलता है, किसे, Ctrl+। अब यहाँ पे हम जैसे MS वर्ड में कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक इंसर्ट हाइपरलिंक ऑप्शन खुल गया, जहां से हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक अपने पेज में जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है,
तो कंट्रोल प्लस के से क्या आएगा, हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 एक जैसा है और एक अलग है, विषम का चयन करें। ये क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन भी आ सकता है, एक क्वेश्चन तो आएगा कि कुछ सिमिलर शब्द होंगे, वो कोई भी चीज से संबंधित हो सकता है, इनपुट से, आउटपुट से, मेमोरी से, सॉफ्टवेयर से, प्रोग्रामिंग से, वायरस वगैरह इत्यादि से, या ऑनलाइन स्टोरेज से, या यूपीआई आईडी से। तो इनमें से 3 को एक जैसा दे देगा और उसमें से बोलेगा जो अलग है उसको चूज कीजिए। तो देखिए, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सारे इनपुट डिवाइस है। पहला तो इस सब में एक चीज कॉमन है, ये इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो ये वैसे भी अलग हो गया, ठीक है। इसके अलावा माउस, लाइट पेन और जॉयस्टिक, अगर मान लीजिए यहाँ पे कीबोर्ड रहता तब क्या होता, इस कंडीशन में हम किस पे टिक लगाते हैं, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कीबोर्ड रहता तो देखिए माउस, लाइट पेन और जॉयस्टिक ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस कहलाते हैं, इस सारे के काम करने के तरीका लगभग सेम ही होता है, समझ गए ना। तो ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। जबकि अगर यहाँ अगर कीबोर्ड रहता तो वह या कोई भी इनपुट डिवाइस और रहता तो उसका काम करने का तरीका क्या होता, अलग होता। तो चूंकि यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, तो ये तो ऐसे ही सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऐसा हो कि आपको ऐसा लग रहा हो कि जो भी 4 ऑप्शन है ये चारों या तो इनपुट है या आउटपुट है, समझ गए ना, तब कैसे अलग करेंगे। आपके मन में अगर इस प्रकार का सवाल आ रहा है तब आप उसको काम के हिसाब से अलग कीजिएगा। उसमें से 3 ऐसा डिवाइस होगा जिसके काम करने के तरीके लगभग सेम होंगे, लेकिन एक का क्या होगा, अलग होगा, पक्की सी बात है। अगर चारों इनपुट है तो पक्का 3 का काम सेम होगा, एक का काम अलग होगा। अदरवाइज अगर 3 इनपुट है, एक आउटपुट डिवाइस है, तब तो जो आउटपुट होगा वही अलग, वही आपका ओड हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे मॉनिटर इसलिए आउट होगा क्योंकि माउस, लाइट पेन और जॉयस्टिक ये तीनों इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीपीयू प्रदर्शन सुधार के लिए हम डैश के रूप में ज्ञात एक छोटी क्षमता वाले परंतु बहुत तेज मेमोरी का उपयोग करते हैं, एचडीडी, कैश, रोम या फ्लैश। तो देखिए, सीपीयू की मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये हो गया सीपीयू, ये आपका क्या हो गया, सीपीयू, ठीक है। इसके जस्ट बगल में रहता है आपका, एक तो सीपीयू के अंदर में रजिस्टर भी रहता है, लेकिन रजिस्टर की बात अभी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे रहता है आपका कैश मेमोरी, कौन सा मेमोरी रहता है, कैश, ठीक है। इसके बगल में, यहाँ पे कैश के बगल में रहता है रैम, कौन सा मेमोरी रहता है, रैम, ठीक है। और रैम के बगल में रहता है आपका कौन सा मेमोरी, सेकेंडरी, अर्थात एचडीडी, एसडीडी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कैश मेमोरी है, देखिए रैम 2 प्रकार का होता है। रैम की अगर हम बात करते हैं तो रैम 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन भाई होता है, तो रैम एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस रैम जो है वो कैश के रूप में यूज होता है, स्टैटिक, और डी रैम जो है वो मुख्य मेमोरी के रूप में यूज होता है, डायनेमिक रैम, समझ गए। तो जो भी यहाँ पे स्टैटिक रैम होगा वो कैश के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो गति होती है वो डी रैम की अपेक्षा अधिक होती है और इसे रिफ्रेश की भी आवश्यकता नहीं पड़ता। हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो पहले कैश में आता है, कैश से होते हुए फिर कहाँ जाता है, सीपीयू के पास। तो सीपीयू के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए, समझ गए, हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं। चूंकि अगर हम कैश को मुख्य मेमोरी के रूप में यूज कर पाते, अगर मान लीजिए हम रैम को हटा के कैश का यूज करते तो फिर मेमोरी का बजट ज़्यादा हो जाता। तो बजट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, रैम और सीपीयू के बीच में एक बफर मेमोरी लगाते हैं, उसे ही हम लोग, इसको बफर मेमोरी भी कहते हैं, समझ गए ना। उसी को कैश मेमोरी भी कहते हैं, इसी को एस रैम भी कहते हैं, समझ गए। चलिए, तो ये सारी चीजें इससे याद रखिएगा, इससे बहुत सारा सवाल आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, HTF का, SMTP का, ठीक है, सॉरी HTP है, HTP का, या फिर SMTP का, ठीक है, SMTP सेंड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का, या HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखो भाई, ये तीनों ऐसे भी प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, तो ये सब तो होगा ही नहीं। तो हम लोग वेब पेज के कोड को लिखने के लिए नोटपैड के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं, तो HTML का। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, HTML। समझ, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, HTML। क्वेश्चन नंबर 8 है, MS वर्ड में डैश का उपयोग वर्तनी जांच करने के लिए किया जाता था। अगर हमें कोई स्पेलिंग को जांच करना हो
तो हम किसका यूज करेंगे, F7 का, ठीक है ना। F7 से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्पेलिंग को जांच अगर करना होगा तो कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, F7। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या विंडोज 7 अपने आप किसी एक नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है। हाँ, हाँ केवल जब डिवाइस ड्राइवर सक्रिय हो, हाँ जब डिवाइस ड्राइवर पहले से लोड हो, या सिर्फ हाँ। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे ये सब सिचुएशन कोई मैटर नहीं करता, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। यहाँ पे सीधा कह रहा है कि अगर विंडोज 7 में आप किसी नए हार्डवेयर को जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो ये अपने आप पता कर लेता है उस किसी भी नए हार्डवेयर के बारे में, कौन सा, तो विंडोज 7, ठीक है। ये फीचर इसके अंदर अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 10 है, MS एक्सेल में Alt-O-R-E का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। रो की चौड़ाई समायोजन करने, रो ऊंचाई समायोजन करने, कॉलम चौड़ाई या फिर कॉलम ऊंचाई। तो Alt-O-R-E, तो चलिए देखते हैं, Alt-O-R-E, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ गया, रो हाइट का। Alt-O, देखिए यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक्सेल को भी सामने ले आता हूँ, इसके विंडो के साइज को छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे Alt-O-R-E, तो मैंने यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले कीबोर्ड से क्या दबाया, Alt, फिर क्या दबाया O, फिर क्या दबाया R, फिर दबाया E। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, रो हाइट, ठीक है। Alt-O-R-E से क्या आ गया आपका, रो हाइट जो है हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मतलब रो की ऊंचाई जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सब आपको याद रखना होगा, शॉर्ट की वगैरह कि किससे क्या होता है, ये कुछ कॉमन शॉर्ट की है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। रो हाइट पे जाने के और एक तरीके होते हैं, कैसे, तो देखिए रो हाइट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो यहाँ पे जब आइएगा फॉर्मेट में, तो यहाँ पे देखिए रो हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पे कीबोर्ड से और कैसे जा सकते हैं, होम टैब में Alt दबाएं, होम टैब के लिए क्या है H, तो H दबाएं, Alt+H, और फॉर्मेट में जाने के लिए O, और रो हाइट के लिए फिर से H, समझ गया। तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं, इसका मतलब इसका शॉर्ट की क्या हो गया, इसका शॉर्ट की हो गया Alt+H+O+H। ये भी अगर हम प्रेस करते हैं तो हम यहाँ से रो हाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। क्या क्या इसका शॉर्ट की हो गया, अगर देखिए Alt-H-O-H, चलिए तो देखते हैं, Alt के साथ H दबाएं, ठीक है, फिर O दबाएं और फिर H दबाएं, तो देखिए रो हाइट खुल गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको ऑप्शन में हो सकता है। अगर ये ऑप्शन होगा, वो भी होगा, तो फिर वो तो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जवाब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, MS वर्ड में Ctrl+F डैश को खोलता है, डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए डायलॉग बॉक्स, फाइल, नया फॉर्मेट सेट करने के लिए डायलॉग बॉक्स, या फाइल को सहेजने के लिए एक प्रारूप विनिर्देश बॉक्स, ठीक है। फाइल को सहेजने के लिए एक प्रारूप विनिर्देश बॉक्स। तो Ctrl+F का काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए एक डायलॉग बॉक्स का यूज किया जाता है। अगर हम कहीं पर भी यहाँ पर भी अगर आप कंट्रोल, इस PDF में भी Ctrl+F दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए फाइंड का कुछ ऑप्शन दे दिया, या आप MS वर्ड में जाके आप Ctrl+F दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए फाइंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रदर्शित होने वाले फोल्डर की अंतिम मध्य पर जाने का सबसे आसान तरीका डैश को दबाना है। अगर आप किसी फोल्डर के अंतिम जगह पे जाना चाहते हैं या अंतिम फोल्डर पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या होता है, इंड दबाना। अगर इंड की दबाइएगा तो जो कह रहा है कि प्रदर्शित होने वाले फोल्डर के अंतिम मध्य पर जाने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, तो इंड की। देखिए जैसे यहाँ पे मैं कंप्यूटर खोले, मेरा पहला फोल्डर क्या है, ऑडियो, और मुझे लास्ट वाले पे जाना, तो जैसे इंड की दबाएंगे तो देखिए सबसे लास्ट में ये PDF वाला है, तो यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो इंड की का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेमोरी से मेमोरी और IO डिवाइस के बीच उच्च गति से डेटा ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर निम्नलिखित में से डैश का उपयोग करता है, कैश मेमोरी, DMA नियंत्रक, या ट्रोटियम मेमोरी, या सेकेंडरी मेमोरी। तो कह मेमोरी से मेमोरी और IO डिवाइस के बीच उच्च गति से डेटा ट्रांसफर करने के लिए DMA नियंत्रक, ठीक है, DMA नियंत्रक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब ये DMA नियंत्रक क्या होता है, तो देखिए कह रहा है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डेटा को कंप्यूटर की रैम से इनपुट आउटपुट डिवाइस में बिना CPU का प्रयोग किए हुए ट्रांसफर किया जाता है। इससे मेमोरी ऑपरेशन की गति बढ़ती है तथा
डेटा ट्रांसफर की गति बढ़ती है। डेटा ट्रांसफर में वही समय लगता है जो मेमोरी से डेटा रीड और राइट करने में लगता है। इसमें डेटा का एक ब्लॉक के रूप में ट्रांसफर होता है। तो डीएमए क्या करता है, कह रहा है कि डीएमए अलोज हार्डवेयर डिवाइसेस टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन देमसेल्व्स एंड मेमोरी विदाउट इन्वॉल्विंग द सीपीयू। ठीक है ना, तो बिना सीपीयू के कोई मदद से डायरेक्ट डेटा को क्या करता है, आईओ डिवाइस या दो मेमोरी के बीच में ट्रांसफर कर देता है। किसके द्वारा, तो डीएमए कंट्रोलर के द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सेल में मान लें कि आपके पास A2 और B2 दो सेल है में लगातार ABC और DE है। सेल C2 का चयन करें और सूत्र पे कॉन्केनेट A2 B2 दर्ज करें। जब कंट्रोल C का उपयोग करके C2 के सूत्र की कॉपी करें और D2 में पेस्ट कर दें तो परिणाम क्या होगा। मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक सेल एक्सेल है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सेल हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये वो हम बना लेते क्या D। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक है, तो A2 B2 चलिए इसको हम अच्छे से एक्सेल में ही करके देख लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो अब एक्सेल में हम क्या करते हैं, हमें क्या कहा गया कि A2 B2, तो चलिए भैया आ जाओ A2 में क्या लिखा हुआ है, A2 में लिखा हुआ ABC। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि A2 में लिखा हुआ है ABC। ठीक है, B2 में लिखा हुआ DE, चलिए मान लेते हैं ये भी लिखा हुआ। C2 में फॉर्मूला लिखा हुआ CON, कौन सा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे ABC दिए, कॉमा DE दिए, A2 B2 और इंटर दबा दिए। तो ABC और DE आपस में क्या हो गया, एक दोनों शब्द A और A का शब्द और B का, A2 और B2 में जो लिखा हुआ दोनों मिलकर कहाँ आ गया, C2 में। यहाँ तक तो ठीक है। अब कह रहा है कि कंट्रोल C का प्रयोग करें। ठीक है, कंट्रोल C का प्रयोग करके C2 के सूत्र की कॉपी D2 में जाके पेस्ट कर देते, ये हो गया D2, इसमें पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब देखिएगा तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें जो परिणाम है वो यहाँ से देखिए हम क्या कॉपी किए ABCDE, लेकिन यहाँ पे क्या पेस्ट हुआ DE, ABCDE। तो DE शुरू में भी पेस्ट हुआ और DE लास्ट में भी। ये क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ पे अगर सेल एड्रेस को देखिएगा तो A2 और B2 है, लेकिन जब आप यहाँ आइएगा तो यहाँ पे हो जाता है B2C2, क्योंकि जब हम इससे कॉपी करेंगे तो ये एक राइट की तरफ बढ़ा है, तो यहाँ से क्या करेगा, एक सेल राइट से सेलेक्ट करेगा, समझ गए ना। तो A2 का जो राइट साइड में वो क्या होगा B2, और B2 का राइट साइड में क्या हो जाएगा C2। तो इसको छोड़ के ये दोनों को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि इसके लिए ये दोनों था, इसके लिए ये दोनों होगा। इसका मतलब DE और ABCDE ये दोनों मिलके क्या बनेगा, DE ABCDE। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, DE ABCDE, ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये क्यों हुआ। ठीक है, ये याद रखना है कि जब भी आप एक सेल, अगर सेल, हाँ यदि डॉलर का सिंबल लगा होता दोनों में मान लीजिए, तब कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि डॉलर का सिंबल क्या करता है, रो में लगेगा तो रो लॉक करेगा, कॉलम में लगेगा तो कॉलम को लॉक कर देगा। MS एक्सेल में Alt O C W का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। अभी जस्ट एक हुआ था रो के लिए, अभी शायद ये कॉलम का है। तो देख लीजिए क्या हो रहा है, क्या कर रहा है करने के लिए, Alt OCW। देखिए, तो कॉलम की चौड़ाई यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये कॉलम की चौड़ाई कहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से। इसमें जाने के लिए और एक तरीका क्या होगा, अल्ट के साथ H दबाइए, फिर O दबाइए, फिर कॉलम की चौड़ाई के लिए W दबाइए। तो अल्ट HOW भी आप दबा सकते हैं, क्या करने के लिए, कॉलम की चौड़ाई के लिए। ठीक है, से कौन सा एक नन वाइसिव टाइप का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सही जवाब है लेटेस्ट। देखिए वाइसिव सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मतलब आप जो देखते हैं वही आपको मिलेगा, इसका हिंदी मतलब जानते हैं। ये कह रहा है कि ये सब कंप्यूटिंग में यह बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक पेज जैसा दिख रहा है वो हमारे आउटपुट के जैसे है। यह पेज एक प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है, वेब पेज या स्लाइड भी हो सकता है, समझिए ना। तो इसका मतलब होता है ये लेटेस्ट वाइसिव टाइप का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 4 विकल्प दिए गए, इनमें से 3 एक जैसा विषम का चयन करें। 3D छवि, 3D एनिमेशन, 3D प्रिंटर, 3D फिल्म। तो देखिए ये जो आपका 1, 2 और 4 है, ये एक प्रकार का सॉफ्ट कॉपी है, समझिए ना। ये सॉफ्ट कॉपी का निर्माण करेगा, लेकिन ये जो है ये हार्ड कॉपी का निर्माण करेगा, इसीलिए क्या है, अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम वेब ब्राउज़र का विकास डैश के वर्ष में हुआ था। तो प्रथम वेब ब्राउज़र 1990 में www के नाम से हुआ था, गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अद्वितीय IPv4 इंटरनेट एड्रेस की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए IPv4 की कुल संख्या होती है 2 पर पावर 32, क्यों होती है तो वो समझिए। देखिएगा कि IPv4 की जो कुल संख्या होती है वो होते हैं 4, 294, 967,
296, जिसका वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें 2 पे कितना पावर देना होता है, 32। इसी प्रकार से अगर ये क्वेश्चन IPv6 में होता तो देख लीजिए इसका एड्रेस कितना होता है, इसके लिए आपको 2 पे पावर कितना देना होता है, 128। समझ गए ना? तो याद रखिएगा 2 पे पावर 32 इसलिए होता है क्योंकि ये इसका वैल्यू है, ऐसे ये वैल्यू नहीं पूछेगा, ये भी वैल्यू नहीं पूछेगा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि IPv6 इसमें हो सकता है कि पूछ ले उसमें कितना पावर है, तो याद रखिएगा 2 पे पावर 128। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो वाईफाई तो होता है, डायलअप भी है, DCL भी है, लेकिन फास्टनेट कोई भी इंटरनेट का प्रकार नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 21, एक्सेल में कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, दिए गए विकल्प में से गलत प्रकार के फंक्शन का पता लगाएं। स्टैटिकल होता है, टेक्सचुअल होता है, मैथमेटिकल होता है, लेकिन इकोनॉमिकल फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, आप एक्सेल में जाकर देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। देखिए, ऑटोसम है, रिसेंटली यूज है, फाइनेंशियल है, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेटा टाइम है, लुकअप है, मैथ है एंड मोर फंक्शन, लेकिन इकोनॉमिकल फंक्शन नहीं है। ठीक है ना? मोड में जाएगा स्टैटिकल हो जाएगा, यहाँ पे सारे फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन इकोनॉमिकल फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, MS एक्सेल 2016 में रिव्यू टैब के तहत आप किसी वर्कशीट को सुरक्षित कर सकते हैं और कई अन्य विकल्प भी पा सकते हैं। कुछ विकल्प नहीं दिए गए, इनमें से गलत विकल्प को ज्ञात करें। मैक्रोज, स्मार्ट लुकअप, स्पेलिंग, वर्कबुक साझा करें। ठीक है, तो रिव्यू में अगर आप जाइएगा MS एक्सेल के रिव्यू में, तो देखिए रिव्यू में कैसा दिया है, स्मार्ट लुकअप। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्पेलिंग, स्मार्ट लुकअप है, स्पेलिंग है, वर्कबुक साझा करें है, लेकिन मैक्रोज नहीं है। ठीक है, तो ये जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैक्रो आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा व्यू के अंदर। ठीक है, व्यू में मिलेगा, रिव्यू में मैक्रो नहीं है, तो इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है, MS वर्ड में Ctrl+0 क्या करता है? तो पता है Ctrl+0 क्या करेगा, ओपन का काम करेगा। ठीक है, 24 में है क्वेश्चन नंबर 24, MS पावरपॉइंट 2016 में परिवर्तन स्लाइड से आउट आरंभ करने के लिए, परिवर्तन स्लाइड से लेआउट आरंभ करने के लिए मानक रूप में निम्न में से डैश में है। रिव्यू स्लाइड मास्टर, डिजाइन लेआउट चुने, टूल्स स्लाइड मास्टर लेआउट चुने, एनिमेशन व्यू लेआउट चुने, या व्यू स्लाइड मास्टर लेआउट चुने। तो अगर हम पावर पॉइंट के अंदर सवाल के हिसाब से क्या कर रहा है कि पावर पॉइंट में परिवर्तन स्लाइड से लेआउट आरंभ करने के लिए, तो परिवर्तन स्लाइड से लेआउट आरंभ करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, व्यू में, व्यू में कहाँ जाएंगे, स्लाइड मास्टर में। स्लाइड मास्टर में आप यहाँ से इंसर्ट लेआउट में जाके क्या कर सकते हैं, डिजाइन वगैरह को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एक मास्टर स्लाइड का निर्माण कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ कि व्यू में जाएंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे और लेआउट को चुनेंगे। मेलिंग लेवल्स निम्नलिखित में से डैश का हिस्सा है, लेवल फाइल्स का, मेन डॉक्यूमेंट का, डेटा सोर्स का, या डेटा बेस लेवल्स का। तो लेवल्स जो है मेलिंग लेवल्स वो किसका मेन हिस्सा है, या किसका हिस्सा है, तो मेन डॉक्यूमेंट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, MS एक्सेल में यदि हम किसी संकीर्ण कॉलम में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट समायोजित करने के लिए कॉलम अपने आप बढ़ जाता है। कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाए बिना लंबे टेक्स्ट को इसमें से कैसे समायोजित किया जा सकता है? तो अगर हम एक्सेल में मान लीजिए कि जैसे हम एक्सेल में यहाँ पे लिखे, ठीक है, रियल ये लिखा, हम इसके थोड़ा सा कॉलम की चौड़ाई क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये देखिए कि ऑटोमेटिक आगे की तरफ बढ़ गया। तो कह रहा है कि इसको कैसे सही किया जाए, कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्ड रैप टेक्स्ट दिया हुआ ना, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, जो जितना कॉलम का चौड़ाई होगा इसी हिसाब से टेक्स्ट एडजस्ट होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट रैप करके हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे भी कॉलम में लंबे से लाइन का टेक्स्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, MS एक्सेल 2016 में इंसर्ट स्मार्ट आर्ट विकल्प विभिन्न प्रकार के पिरामिड प्रदान करते हैं। कुल कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध है MS एक्सेल 2016 में? तो MS एक्सेल में जब आप जाइएगा तो कुल पिरामिड को देखने के लिए आप स्मार्ट आर्ट में जाइए। ठीक है, यहाँ से पिरामिड में जाइए तो यहाँ पे 4 प्रकार का पिरामिड देखने को मिलता है। कौन कौन? बेसिक पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, पिरामिड लिस्ट, या सिगमेंटेड पिरामिड। तो ये 4 प्रकार का दिखता है, ये भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि ये पूछ दे कि इनमें से कौन एक पिरामिड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, MS एक्सेल में Alt H O R का उपयोग डैश के लिए होता है। तो MS एक्सेल में Alt H, चलिए तो देख लेते हैं MS एक्सेल में क्या दिया गया है, Alt H O R। ठीक है, सीट का रीनेम करने के लिए, तो सीट को रीनेम करने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, MS एक्सेल 2016 में डैश मेन्यू के बाद डैश विकल्प के माध्यम से किसी वर्कबुक को संरक्षित और आरंभ किया जा सकता है। होम प्रोटेक्ट सीट, डेटा प्रोटेक्ट सीट, रिव्यू प्रोटेक्ट सीट। ठीक है ना, तो रिव्यू में जाएंगे और डैश विकल्प में, तो रिव्यू में जाएंगे तो रिव्यू में ही ये प्रोटेक्ट सीट मिलता है जहां से आप डेटा को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो किसमें, रिव्यू और प्रोटेक्ट सीट देखिएगा एक्सेल में, तो रिव्यू और प्रोटेक्ट सीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मेरे पास MS एक्सेल पावर पॉइंट में कई स्लाइड है, इनमें से कुछ में टेक्स्ट
शब्द इंडिया उपलब्ध है। यदि हम स्लाइड में शॉर्टर व्यू कंट्रोल प्लस F दबाता हूं और इंडिया लिखता हूं तो वो स्लाइड कौन सी होगी जिन्हें चुना जाएगा। तो इंडिया शब्द जहां जहां लिखा होगा तो सभी स्लाइड को क्या कर दिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हुआ। हम नेक्स्ट अगले वीडियो में जस्ट इसका अगला सीरीज भी लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।